किस नंबर 48। वो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ऑफिस होती है। ऑफिस के बाद हफ्ते में 4 दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है। एक दिन वो डॉक्टर अलवी की क्लिनिक पर सेशन लेती है। बाकी 2 दिन वो घर पर गुजारती है। कमरे में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। लगता है काफी मसरूफ रहती है मुहतरमा। वो स्क्रीन पर नसें जमाए हुए गोले से बड़बड़ाया। रात 12 बजे के बाद उसके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। उसके बाद वो फ़ोन यूज़ नहीं करती। असिस्टेंट एआई उसे पूरी तफसील दे रही थी। उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर मत करना। उसका अंदाज सुखमिया था। चश्मे के पीछे से चमकती ग्रे आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। वो कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। बिल्कुल भी नहीं। आपने जो काम मुझे दिया है मैं बस वही कर रही हूँ। गुड। उसकी बात सुनकर वो फिर से बड़बड़ाया। इज शी विजिटिंग एनी हॉस्पिटल रेगुलरली? क्या वो किसी अस्पताल बाकायदगी से जा रही है? उसे धड़कते दिल के साथ पूछा। हाँ, डॉक्टर अलवीक है। क्या वो वहाँ अपने चेकअप के लिए जाती है? उसकी भनवें सिकुड़ गई। ओह नो, वो अपने चेकअप के लिए किसी भी अस्पताल नहीं जा रही। वो अब सेहतियाब है। ये बात सुनकर उसके चेहरे के तने मसल्स जैसे रिलैक्स हो गए। ठीक है, उन्हें ईमेल कर दो मेरी तरफ से। उन्हें सल्फाइड्स एकेडमी का बताओ और कहो हम उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया था। 1 साल, 12 महीने, 365 दिन, 8,760 घंटे और 5,25,600 मिनट उससे इंतज़ार किया था। और पूरा 1 साल वो कभी जानबूझकर या अनजाने में उसके सामने नहीं गया था। हाँ, स्क्रीन पर नजर आ गया हो तो वो नहीं जानता। 1 साल उससे जबील खानदान को उससे बहुत दूर रखा था ताकि वो ठीक हो सके। अब वो ठीक हो चुकी थी। वो उसकी तवक्कुआत से बढ़कर मजबूत बन चुकी थी। और यही सही वक्त था कि उसे सही जगह पर लाया जाता। 1 साल बाद उससे खुद रब्ता किया था, सल्फाइड एकेडमी के ऑनर होने के नाते से, ना कि हाथ जबील के नाते से। उससे प्रेजेंटेशन पर आखिरी नजर डाली और शीट बंद करके कुर्सी से पुश टिका दी। मिस्टर जबील, आवाज़ फिर से गूंजी। ये नए फ्रेम वाला चश्मा अब पर काफ़ी सूट कर रहा है। वो जो आंखें मूंदे लेटा था, जेरे लब मुस्का दिया। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और वो अकेला आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। वो पैकअप कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर अगले ही लम्हे दरवाज़ा झटके से खुल गया। आप ही, मैं आ गई। हमाइसा पुरजोश से कमरे में दाखिल हुई। कंधे पर पैर लटकाए वो सामने ही खड़ी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने, ऊंची पोनीटेल किए वो मुस्कुराते चेहरे समेत वहाँ थी। आफत, ईमान से लपड़ पड़ाई। आज आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो मैंने सोचा इकट्ठे घर चलते हैं। वो अपनी शॉल को संभालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बस 5 मिनट वेट करो फिर चलते हैं, ईमान ने कहा तो हुमायसा घूम फिर कर उसका ऑफिस देखने लगी। वो वहाँ अक्सर आती रहती थी। उसका कॉलेज पास ही था और जब उसका दिल करता वो ईमान के पास आ जाती थी। मैं जब भी इस कमरे को देखती हूँ हर बार कुछ नया महसूस होता है। वो एक्वेरियम पर झुकी हुई थी। हर बार ये कमरा एक नई कहानी सुनाता है। वो आर्टिस्ट थी, मेजोन के नाम से पेंटिंग करती थी। उसके स्केचेस काफ़ी मशहूर थे। तुम अब क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? ईमान ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डालते पूछा, जो गहरी नसों से पानी में तैरती मछलियों को देख रही थी। उसे एक्वेरियम को हाथ से छुआ, फिर वो सीधी हुई और उससे ग्लास विंडो से बाहर झांक कर देखा। 10 दिन में बारिश हुई थी और अब बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। विंडो पर बारिश के चंद कतरे अभी भी नजर आ रहे थे। उससे विंडो के ग्लास को हाथ से छुआ। वो जाने क्या महसूस कर रही थी। फिर वो शेल्फ की जाने पड़ी। वहाँ रखी कैंडल को गौर से देखा। कुछ महसूस हो रहा है। वो एक एक चीज को गौर से देख रही थी। क्या? ईमान ने लैपटॉप शट डाउन करते पूछा। दर्द, दुख, गहरा दुख, जैसे कोई रो कर गया हो। और लैपटॉप को बंद करते उसके हाथ जैसे साकित हो गए। उसे झटके से हुमायसा को देखा। वो टीनेज लड़की थी लेकिन वो बहुत हसास थी। उससे जो कुछ सहा था उस छोटी सी उम्र में ईमान उससे वाकिफ थी। वो हमेशा उससे कहती थी, मेजू, अपनी उम्र में रहो, उससे जियो, उससे बड़ी मत बनो। और हुमायसा उसकी बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन वो चाहकर भी अपने एहसासात से पीछा नहीं छुड़वा पाती थी। और अभी भी उससे ईमान को हैरान कर दिया था। वो तो कुछ बोल ही ना पाती। मेरा ख्याल है मुझे आपकी इस ऑफिस को पेंट करना चाहिए। अब वो उसके सामने खड़ी थी। और कितनी बार पेंट करोगी? उससे अपना बैग उठाते पूछा। जब जब नई कहानी मिली, कुछ नया महसूस हुआ, तब तब। वो मुस्कुरा रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मिस उम्मे ईमान,
क्या आप मेज़वन दी आर्टिस्ट को अपना ऑफिस रेंट करने देंगी? उससे बड़े एहतराम से इजाज़त चाहे। हरगिज़ नहीं, वो इनकार करती दरवाजे की जाने बढ़ी। हुमायसा तो उसके इनकार पर हैरान ही रह गई। आप भी? वो उसके पीछे लपकी। नो नेवर। वो दोनों अब लंबी राहदारी में चल रही थीं। दोनों जानिब ऑफिसेस बने थे। हुमायसा को अस्पताल का सारा स्टाफ जानता था। वो चुलबुली सी लड़की अक्सर वहाँ आती थी। ईमान जब तंग आकर उसे अपने ऑफिस से निकाल देती तो वो बाहर घूमने लगती। किसी नर्स को कोई मुफ्त मशवरा देती तो किसी सफाई वाले को एक खास पोज बनाकर झाड़ू लगाने का कहती। देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से इजाज़त मांग रही हूँ। वो एहतजाज कर रही थी। अच्छे तरीके से मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ। आर्ट इंसान के साथ क्या करता है? चंद सालों पहले कहा गया मासील का जुमला उसकी समाज से बार बार टकरा रहा था। वो नहीं चाहती थी हुमायसा पूरी तरह आर्ट में खो जाए। वो जानती थी हुमायसा आर्ट से दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लिखने से पास नहीं आ सकती थी। लेकिन वो ये बात जानती थी, हुमायसा को समझाना चाहती थी कि आर्ट को ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी ज़िंदगी नहीं। अफलातून का कहना था कि आर्ट हमारे जज्बात से खेलता है, ना कि अकल से। और अफलातून की नज़र में अकल इंसानी रूह में सबसे ऊंचा दर्जा रखती है और उसे हमेशा इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। उनके ख्याल में आर्ट एक मसला था क्योंकि ये हमारी जज्बाती हिस्से को नुमो देता है। उनको दूसरा मसला ये था कि उनकी नज़र में आर्ट तसव्वुर को असल करके दिखाने की कोशिश करता था और ऐसा करना सच की तलाश में रुकावट था। अफलातून इस बारे में इस कदर शदीद जज्बात रखते थे कि वो बड़े पैमाने पर सेंसरशिप और पाबंदियों के हक में थे। वो खामोश हो गया। अब उसकी नज़रों में अजीब सी चमक थी। पता है अफलातून की आर्ट पर ये पाबंदियां क्या जाहिर करती हैं? वक्त की किताब ने अपने पन्ने तेजी से पलटे। ईमान ने राहदारी से गुजरते हुए अपने आप को मार्सेल इंस्टीट्यूट में पाया था। आर्ट ताकतवर है। मार्सेल की सरगोशी उससे अपने बहुत करीब से सुनाई थी, यूं जैसे वो उससे करीब खड़ा हूँ। आप ही? हुमायसा के एहतजाजन चिल्लाने पर वो जैसे होश में आई। हाँ। वो ठड़क कर रुकी। नसें दौड़ाई तो खुद को अस्पताल में पाया। उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रोंग हो गई थी। वो जैसे पल भर में कहीं और पहुंच जाती थी। उसे माजी याद था, भूला नहीं था। अलबत्ता उसे माजी अफेक्ट नहीं करता था। कहाँ गुम हो जाती हैं आप? वो उसके पीछे खड़ी थी। मैं बस कुछ सोच रही थी। वो खुद पर काबू पाते होले से मुस्कुराई। हुमायसा फासला ख़त्म करते उसके करीब आई। एक शर्त पर मैं आपकी बात मान सकती हूँ। मैं आपके ऑफिस को पेंट नहीं करूँगी, पर उसके बदले आपको मुझे कुछ बताना होगा। वो दोनों अब फिर से चलने लगी थीं। अंकल, मैंने आपसे कहा था डांस करते हुए सफाई किया करें। उसकी नज़र एक वर्कर पर पड़ी थी। हुमायसा की बात सुनकर वो 60 साल कमज़ोर सा आदमी झीम गया। अरे, आप शर्मा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। महसूस करें आप किसी पहाड़ पर हैं और रास्ते से पत्थर हटा रहे हैं। देखिए, आपका काम कितना आसान हो जाएगा। उसकी आवाज़ पूरी राहदारी में गूंज रही थी। मेजू। ईमान ने गहरा सांस लेते उसे पुकारा। चले चले, बस हो गया। वो शरारत से मुस्कुराती फिर से चलने लगी। आपका इकारूस के बारे में क्या ख्याल है? अचानक उससे सवाल किया। लिखने में इकारूस है और बोलने में इक्रिस, जो किसी हद को नहीं मानता था। वो दोनों अब अस्पताल से बाहर निकल चुकी थीं। बाहर ड्राइवर खड़ा था। वो जानता था वो अपनी हदूद से निकला तो क्या नतीजा होगा, लेकिन सूरज की तेज चमक ने उसे ऊंची उड़ान पर मजबूर किया। वो जानता था वापसी का सफ़र कैसा होगा। वो सब जानता था। वो उड़ा और फिर गिर गया और गिरते हुए वो हंस रहा था। तुम लोगों ने उस नए स्टूडेंट को देखा? क्या नाम है उसका? हाँ, अब्दुल। वो लंबे बालों वाला। सुना है कल उससे अपन क्लास के लड़के का दांत तोड़ दिया। बड़ा एटीट्यूड है उसमें। वो हाई स्कूल में नया नया दाखिल हुआ था। वो हाई स्कूल के पहले साल में था। पहले ही हफ्ते में वो अपनी उसीली तबीयत और मारधाड़ की वजह से मशहूर हो गया था। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वो सब क्लासरूम में बैठे थे जब उनकी नज़रें विंडो से नज़र आते ग्राउंड पर जमी थीं, जहाँ अब्दुल अपनी क्लास के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। उनसे कुछ फासले पर बैठा लड़का अब्दुल के जिक्र पर चौंक गया। ऐसी बात है क्या? एक अच्छे खासे नौजवान लड़के ने सीधा होते कहा। उसकी नज़रें अब्दुल पर थीं। वो काफ़ी फुर्तीला था। खेलते वक्त उसका चेहरा पसीने से शराबू था और धूप की तमासत में उसकी रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। सुना है उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था और उसने यहाँ आते ही अपनी धाक बैठा दी। चलो चल कर देख लेते हैं बच्चे को।
ये गालबन उनका लीडर था, जो हपासत से आंख दबाता उन्हें इशारा करता क्लासरूम से बाहर निकल गया। कुछ फासले पर बैठे लड़के ने अफसोस से सर हिलाया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो किस आफत को बुलाने जा रहे थे। जैसे ही ब्रेक हुई, अब्दुल भागता हुआ वेटिंग एरिया की जाने पड़ा। गुड शॉट अब्दुल। उसका कोच उससे खुश था। उसे सीटी बजाकर अब्दुल को दाद दी। वो भागता हुआ जैसे ही वेटिंग एरिया तक पहुंचा तो उसे बैग दिखाई नहीं दिया। इसे ढूंढ रहे हो? फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स उसका बैग थामे खड़े थे। उसकी तेवरी चढ़ी। सुना है बड़ा गर्म खून है तुम्हारा, जरा हम भी तो देखें। उनके लीडर ने कहते हुए बैग्स की जिप खोलकर उल्टा कर दिया। उसका सामान निकलकर नीचे फर्श पर गिर गया। अब्दुल ने जबड़े भींचकर उन्हें देखा। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में उसे ऐसे लड़के जरूर मिल जाते थे, जो अपनी ट्यूनिंग करवाए बिना बाज नहीं आते थे। मेरा बैग वापस करो। उस लहजे को हद दर्जा नॉर्मल रखने की कोशिश की। अरे देखो तो, मामाज बॉय लंच लाया है। उससे उसका लंच बॉक्स उठाया। इसे मत खोलना, इसे वापस रख दो। वो उनसे उम्र का तो क्लास सीनों में छोटा था, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल भी डरा सहमा नहीं था। ये तो हम खाएंगे और तुम्हारे सामने खाएंगे, फिर तुमसे बात करेंगे। वो अब उसके लंच बॉक्स को हवा में उछाल रहे थे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा बॉक्स मुझे वापस कर दो। उससे जैसे वार्निंग थी। नहीं तो क्या कर लोगे? उनमें से लड़का उसके जाने पड़ा। बाकी उसके बॉक्स से खेल रहे थे। सुना है तुमने अपनी क्लास फेलो का दांत तोड़ दिया है। लड़की ने करीब आकर उसे धक्का दिया, जबकि अब्दुल की नसें अभी भी उस पर जमी थीं। अरे देखें तो, मामा ने क्या बना कर दिया है। बॉक्स सब लीडर के हाथ में था। जैसे ही उससे बॉक्स खोला, वह हैरान रह गए। बॉक्स के अंदर सफ़ेद रंग का सफूफ था। छोटे छोटे पैकेट थे। वो 4 लोग थे। एक अब्दुल के पास खड़ा था, जबकि 3 अवनक बने उस डब्बे को देख रहे थे, जिसमें ड्रग्स थी। क्लिक की आवाज़ पर वो तीनों चौंके। अब्दुल के हाथ में फ़ोन था। वो उनकी तस्वीरें बना चुका था। तुम स्कूल में ड्रग्स लेकर घूम रहे हो? बॉक्स उनके हाथ से छूट कर गिर गया, क्योंकि वो पिक्चर बना चुका था। मैं नहीं, तुम लोग देखो। उससे मुस्कुरा कर तस्वीर दिखाई। यू ब्लडी। उनका लीडर उसे मारने को आगे बढ़ा। ये गलती मत करना, वरना ये तस्वीर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाएगी। उसका अंदाज सरासर आग लगाने वाला था। उसकी बात सुनकर चौथा लड़का, जो उसके पास खड़ा था, उससे आगे बढ़कर अब्दुल को मारना चाहा, लेकिन अपने लीडर के इशारा करने पर रुक गया। आइंदा तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा। वो अब झुककर अपना सामान बैग में डाल रहा था। मेरे पास इस तस्वीर के अलावा और भी बहुत कुछ है। उससे पूरी सराह लहजे में कहा। तुम्हें तो देख लेंगे हम। उसे वार्न करते तेजी से वहां से निकले। ये एक अपर क्लास स्कूल था, जिसकी सिक्योरिटी बहुत हाई थी। उसके रूल्स काफ़ी सख्त थे। इडियट्स। वो अब बॉक्स को अपने बैग में डाल रहा था। यकीनन किसी से बेट लगाकर वो ये ड्रग्स लिए घूम रहा था। तो तुम वो वाहिद स्टूडेंट हो जो अपने लंच बॉक्स में ड्रग्स लिए घूमता है? आवाज़ पर वो पलटा नहीं। जानता था उसके एंड पीछे हाथ खड़ा था, जो इस वक्त ये देखकर हैरान रह गया था। तुम्हें कोई मसला है? वो एक झटके से उठा और उसके जाने मुड़ा। वो दोनों जुड़वा थे, लेकिन हाथ उससे 3 साल सीनियर था। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, ये गलत है। हाथ ने उसे धमकाना चाहा। हो, और जैसे मैं डर जाऊंगा। अब्दुल ने कहका लगाया। ब्रो, अपने काम से काम रखो। वो उसे कंधा मारता आगे बढ़ गया और हाथ उसे जाते देख रहा था। हाँ, वो वाहिद लड़का था जो लंच बॉक्स में ड्रग्स लिए घूम रहा था। बीता 1 साल इतना आसान नहीं था, बल्कि मुश्किल तरीन था। वो हीलिंग प्रोसेस में थी। अकेली, बिल्कुल अकेली। उसे 1 महीना खुद को घर में कैद रखा, लेकिन आखिर कब तक? फिर उसे जॉब की तलाश की। घर में बैठकर कब तक खा सकते थे वो लोग? वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तबाह हुई थी। जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन उसने कोशिश की। फिर उसे एक जॉब मिल गई। बहुत सारी कंपनियों ने उसे सिर्फ इससे रिजेक्ट किया, क्योंकि उसके चेहरे पर ग्लो नहीं था। ये वो कंपनियां थीं जहां लड़कियों को उनका हुस्न देखकर रखा जाता था। जहाँ उसे जॉब मिली थी, वहाँ काम से आता था। ये उसके लिए अच्छा था, क्योंकि वो दिन भर काम में मसरूफ़ रहती थी। 2 महीने जॉब करते गुजरे तो उसने खुद पर भी तवज्जो दी। उसकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। वो कुछ खा नहीं पाती थी। उसके अंदर कुछ नहीं जाता था। लेकिन उससे एक और जंग लड़ी। वो माइसा आज भी अजीबोगरीब स्केचेस बनाती थी। ईमान की हालत ने सिर्फ ईमान को ही नहीं, उसे भी पूरी तरह मुतासिर किया था। उससे टीनेज में बहुत कुछ झेला था। जब से उसे ये पता चला था कि ईमान पागल खाने में थी, तब से वो मज़ीद डिस्टर्ब हो गई थी। उसके अंदर की डीमंस उस पर हावी हो गए थे। वो अक्सर रात को उठकर चिल्लाने लगती।
हेलुसिनेशंस होता था उसे, और ये इतना हकीकी था कि कभी कभी ईमान को लगता कि वो लोग शायद कोहरे से भी ना निकल पाए। लेकिन शुरुआत तो करनी ही थी। हुमायसा की तबीयत का सुनकर उसकी फूफो उनसे मिलने आई थी। तुम्हें पता है, अब्दुल्ला भाई को अम्मा ने कितनी मंतूम मिरादों से मांगा था। अम्मा ने दादा दरबार के चक्कर लगाए थे, मनते मानी थी, लेकिन पूरी होने के बाद अब्बा जी ने कभी अम्मा को वहां जाने नहीं दिया। ऐसा करो, तुम एक बार बच्ची को लेकर हाथ से लगाओ, हो ना हो ये सब उसी वजह से हो रहा है। पुप्पो के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ईमान साकित रह गई। पुप्पो तो चली गई, और अगले दिन सलमा बेगम जो कभी किसी दरगाह पर नहीं गई थी, वो अब जाने को तैयार थी। आप वहां नहीं जाएंगी? ईमान उनके सामने खड़ी थी। मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती। मन्नत मानी थी, उसे पूरा नहीं किया। ये सब इसी वजह से हो रहा है। अम्मी, खुदा का खौफ करें। ईमान का दिल लरस उठा। ये सब अल्लाह के हाथ में है। क्यों शिरक करना चाहती हैं आप? अल्लाह माफ करे, मैं कौन सा सजदा करने जा रही हूँ? बस एक बार जाना है। सलमा बेगम हवा हुई। ये जिस हादसे की बात आप कर रही हैं, ये अल्लाह के दर पर दी जाती है। अगर आपको लगता है हुमायसा को ऐसा कोई मसला है तो रूहानी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये गुनाह मैं आपको नहीं करने दूंगी। जाने दो मुझे। तुम ना जाओ, मुझे जाने दो, बस एक बार। सलमा बेगम पुकारती रह गई और उससे उन्हें कमरे में बंद करके लॉक कर दिया। आपकी पकड़ नहीं होगी अम्मी, क्योंकि आपको इल्म नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे पकड़ेगा और पूछेगा, तुम्हें तो इल्म था, तुम तो जानती थी, तुमने अपनी माँ को क्यों जाने दिया? वो कमरे के दरवाजे के बाहर ज़मीन पर बैठी थी, दरवाजे से टेक लगाए, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अंदर सलमा बेगम और खुमाइसा थी। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी ना, तो अपने घर से क्यों नहीं? अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक करना भी शिर्क है, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां अनजाने में ऐसा कुछ कर जाए। मोजिज़ हस्सियों का अदब अपनी जगह, लेकिन ये मान लेना कि उनकी वजह से हम पर कोई आफत आती है, ये गलत था, शिर्क था, और वो ये जानती थी। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, वो वहीं बैठी रही। हुमायसा को इलाज की ज़रूरत है अम्मा, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। हमने जो कुछ सहा है वो हमारे जहनों से बहुत ऊपर था, हम सह नहीं पाए, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं इन अंधेरों से वाकिफ़ हूँ अम्मा, इन अंधेरों से हमें खुद ही निकलना है। वो कमरे के बाहर बैठी बोल रही थी, जैसे अंदर सलमा बेगम उसे सुन रही हूँ। और फिर सलमा बेगम ने उसकी बात मान ली। अब उसे ही सब ठीक करना था, सब कुछ। वो दरवाजे से टीक लगाए ये सोच रही थी। उससे पूरा प्लान बनाया। एक दिन में उसके पास 24 घंटे थे। उसे सबसे पहले हुमायसा को तन्हाई और अकेलेपन से निकाला, जिसका वो शिकार रही थी। पढ़ाई का बहुत प्रेशर था। उससे 1 साल स्किप करने को कहा। वो 8 घंटे ऑफिस में गुजारती और फिर वापस आकर हुमायसा के साथ एक्टिविटीज़ करती, उसके साथ एक्सरसाइज करती। वो अपनी दवाएं वक्त पर ले रही थी। वो हुमायसा को गौर से सुनती, सब कुछ जो वो सोचती थी। उसने उसे अपने डीमंस से लड़ना सिखाया। जब तुम्हें लगे तुम्हारे डीमंस तुम पर हावी हो रहे हैं, तुम वर्जिश करो, फिजिकल एक्टिविटी, खुद को फिट बनाओ ताकि उनसे लड़ सको। उससे मेसू को हाथ छबील के लेक्चर्स खोल कर दिए, जिसमें उससे मेस वन की डीमन वाली पेंटिंग को इस्तेमाल किया था। देखो, बड़े बड़े लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स को, अपने इन्हीं डीमंस को इस्तेमाल करो। हमारे ज़हन और हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि जिम ज्वाइन किया जाए। अगर आप अपने जिस्म को हरकत में रखते हैं एक मुकर्रर वक्त तक, तो दिमाग अच्छे से काम करता है। वो खुद पर और उस पर पूरी तवज्जो दे रही थी। उससे अपनी डाइट पर फोकस किया। वो अपनी स्किन के लिए स्पेशलिस्ट से मिली, पर उससे ज़्यादा तवज्जो उससे खाने पर थी। जो हम अंदर लेकर जाते हैं वो बाहर नजर आता है। वो अब सलमा बेगम और मेसू को लेकर पार्क में जाती, 1 घंटा वॉक करती, ताज़ा हवा लेती। कई दफ़ा जब हुमायसा की हालत बिगड़ जाती तो उसकी हिम्मत टूटने लगती थी, वो थक जाती और कभी कभी रोने लगती। अकेलेपन का एहसास शिद्दत से होता था। अरमान आता जाता रहता था, लेकिन ईमान की उसके साथ ज़्यादा बेतुकल्फ़ी नहीं थी। वो हर वीकेंड पर आता था, वो पढ़ रहा था और स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा था। वो अपनी तरफ से कोशिश करता था कि हुमायसा को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। ईमान से बस थोड़ी बहुत बात होती थी। सलमा बेगम से फ़ोन पर रोज़ से बात कर लेता था। ईमान किसी मर्द पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहती थी। 4 महीने गुजर गए थे। उसकी अपनी हालत काफ़ी हद तक सुधर चुकी थी। उसके चेहरे पर रौनक वापस आ रही थी, और उसकी वजह मेहनत थी।
वो जिस्मानी वर्जिश थी जो स्ट्रेस को मैनेज करती थी। आखिर कहाँ कमी आ रही है? वो सहन में टहलते सोच रही थी, क्योंकि हुमायसा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और फिर उसे अचानक एहसास हुआ, रोगी भी तो गज़ा होते हैं ना। वो सारी गज़ाओं पर ध्यान दे रही थी, तो ये क्यों नहीं? और फिर उसे समझ आ गया था उसे क्या करना था। कुछ लोग बहुत अजीब होते हैं और कुछ अजीब तर। वो जब तक पाकिस्तान में रहा, जबील खानदान के लिए कोई ना कोई मसला बनता ही रहा। मैं चाहती हूँ तुम अब शादी कर लो अधम। माइन ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा। कम ऑन मॉम, मुझसे कौन शादी करेगा? वो मसाए का खेस अंदाज में बोला, यूं जैसे अपना ही मजाक उड़ा रहा हो। जब ईमान ने ही रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर बाकी कौन लड़की उससे शादी पर मानती? तुम हाँ तो करो। आप क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? सब ठीक भी तो हो सकता है, वो उम्मीद से बोली। आप चाहती हैं मैं नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीऊँ, शादी करूँ और एक 9 to 5 जॉब करूँ, सुबह ऑफिस जाऊँ, सारा दिन काम करूँ, वापसी पर अपनी वाइफ के लिए फूल लेकर आऊँ, अच्छा सा डिनर करूँ और फिर सो जाऊँ। अगले दिन ऑफिस जाऊँ, यही रूटीन दोहराऊँ, बच्चे पैदा करूँ, उन्हें बड़ा करूँ। बस यही ज़िंदगी है। मुझसे ये सब नहीं होता। आई कांट। वो ये जिंदगी नहीं जी सकता था। उससे शादी का ख्वाब देखा भी था तो सिर्फ ईमान की वजह से। वो नहीं थी तो फिर वो क्यों जीता ये जिंदगी? तुम कब तक कमरे में कैद रहोगे? तो क्या करूँ फिर? वापस चला जाऊँ? आप मुझे वापस नहीं जाने देती। ये सोसाइटी मेरी टाइप की नहीं है। मैं यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, अपनी मर्जी से जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। तो फिर क्या करूँ? वो तल्ख हुआ। माहिन ने उसकी बात सुनकर गहरा सांस लिया। लंदन चले जाओ, हानम के पास, घूमने फिरने, दुनिया घूमो फिरो, लेकिन इस अंधेरे से निकलो। मैं तुम्हें यूँ कमरे में पड़ा नहीं देख सकती। वो अपनी माँ के कहने पर आ गया था घूमने फिरने, लेकिन वो बदलने वाला थोड़ी था। हाँ, उससे एक फ़ायदा हुआ था कि यहाँ कोई उसे तंग करने वाला नहीं था, उसकी फ़ोटोज़ लेकर मीडिया पर डालने वाला नहीं था। वो जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा था और आखिर में वो खानम से मिलने गया। उसकी चुप क्लेश थी भी तो उनके बेटों से थी। खानम का वो एहतराम करता था। मैं कल वापस चला जाऊँगा। वो रिश्तों में बंधने वाला लड़का नहीं था और वो फॉर्मेलिटी भी नहीं करता था। जब तक दिल करे यहाँ रहो। वो खुशदिली से मुस्कुराई थी। आदम को उनमें किसी की छवि नजर आई। उसका बोलना और बात करना उसे ईमान की याद दिला रहा था। उम्मे हानम ऐसे नहीं मिल जाती। उम्मे हानम के लिए रूहान जबील बनना पड़ता है। वो ईमान की जिंदगी से निकल आया था। आखिर कब तक ज़बरदस्ती उसके सर पे सवार रहता, लेकिन वो नहीं गई थी। वो चाहती ही नहीं थी। वो रात 11 बजे बिस्तर पर लेटी तो नोटिफिकेशन बार में उभरने वाले एक नोटिफिकेशन ने उसकी तवज्जो खींची। सल्फाइड से अकेडमी की तरफ से ईमेल थी। वो लोग उससे मीटिंग करना चाहते थे। वो उसे अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहते थे। कई लम्हे वो बार बार उस मेल को पढ़ती रही और हर बार उसकी नज़र मेल के आखिर में लिखे डायरेक्टर के नाम पर अटक जाती थी। आज जबील। सल्फाइड एकेडमी का वो सुन चुकी थी। अक्सर हुमायसा उनके सेशन लेती थी। वो हाथ जबील की बातों को अक्सर डिस्कस करती रहती थी और ईमान का तासुर ऐसे ही होता था जैसे किसी अनजान शख्स के बारे में सुन रही हूँ। उससे बहुत मेहनत की थी खुद को खड़ा करने में। भयानक माँ से अब उसे तोड़ तो नहीं सकता था और ये सच था। हुमायसा के ठीक होने में 50% हाथ हाथ जबील के सेशंस का था। रूह की ग़िज़ा के लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसा किया जाता जिससे रूह जुड़ी हो और रूह तो अल्लाह का अमर है। ज़रूरी था कि अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू किया जाता। आज जबील कहता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग को अपने कंट्रोल में रखा जाए। वो कहता है दिल इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि दिमाग। ये हमारे गहरे कोरे में तन्हा भटकने के लिए छोड़ देता है हमें। अगर हम इसे आज़ाद छोड़ दें, इसे खुद पर हावी होने दें। वो अगले दिन के ऑफिस पहनावे वाले कपड़े प्रेस कर रही थी जब उससे हुमायसा को बात करते सुना। वो सलमा बेगम को बता रही थी, इसलिए आप उल्टा सीधा मत सोचा करें और आपकी ये शादी जब होनी हुई हो जाएगी। सलमा बेगम को फिर से उसकी शादी की फिक्र सताने लगी थी और हुमायसा ने उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी। आज ही तो जिक्र हुआ था उसका और आज ही उसकी ईमेल भी आ गई थी। वो सोचती रही कि क्या करे। वो अस्पताल को छोड़ नहीं सकती थी और उसके अलावा उसके पास वक्त बचता नहीं था। वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी, इससे यूनिवर्सिटी जाती थी। उसका शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था। उसने लैपटॉप ओपन किया और एक प्रोफेशनल अंदाज में अपनी मसरूफियात बताकर माजरत कर ली। वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकती थी। फिर उसने लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए लेट गई। कुछ देर नींद नहीं आई।
फ़ोन यूज़ किया। सलमा बेगम और हुमायसा सो चुकी थी। बिलाखिर वो भी कुछ देर बाद थका होने के बायस सो गई। ईमानी ने हमारी मेल का जवाब दे दिया है। हाथ के कान खड़े हुए। क्या कह रही हैं वो? उससे खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। वो ज्वाइन नहीं कर सकती। वो हैरान हुआ। इसका मतलब उससे इनकार कर दिया है? यस मिस्टर जबील, उन्होंने आपको इनकार कर दिया है। हाथ को लगा जैसे वो उसे चिढ़ा रही हो। ओके, मैं देख लेता हूँ। वो अब मेल बॉक्स खोले बैठा था। उससे अपनी मसरूफियात लिखी थी और मासरत की थी। उससे एक ऑफिशियल मीटिंग की रिक्वेस्ट की और लैपटॉप बंद कर दिया। जाने वो अब कब जवाब देने वाली थी।